वही स्वागत है आपका एक नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में वही हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी का हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जैसे जो हाइपोथेसिस है हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर अर्थ को लेकर कि भाई जो अर्थ का ओरिजिन हुआ तो उसके लिए जो जो हाइपोथेसिस दी गई हैं एनुअल कांट के द्वारा और आपका चैम्बरलेन मोल्टन वगैरह के द्वारा स्टेडी जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, स्टेट कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया। और एक मेन जो थ्योरी है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है वो आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो इससे रिलेटेड और फिर जो हमारे टाइम स्केल से जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और नेट के साथ साथ इसमें से क्वेश्चन आपके एस्टेट के अंदर भी पूछे जाते हैं, आपके यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। और जो स्टेट पीसीएस होता है एग्जाम किसी भी स्टेट का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे जाते हैं इसमें से। और सीएसआईआर के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है भाई, अर्थ साइंस जिनका सब्जेक्ट है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है आज के टाइम पीरियड में, जो हमारी अर्थ है ये पहले जब इसका ओरिजिन हुआ तो ये उस टाइम पे सेम ऐसी नहीं थी। ठीक है, जैसे कहते ना कि भाई हर एक चीज की अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है। ठीक है, तो हर एक जो चीज है हमारी जो थिंग है, चाहे आप यूनिवर्स को ले लो, चाहे आप स्टार्स को ले लो, चाहे आप गैलेक्सीज को ले लो, चाहे अर्थ को ले लो, अलग अलग अगर इंडिविजुअल बात करें हम प्लैनेट्स को लेकर, तो हर एक की कभी न कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई है, उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्स में देखते हैं तो हमें स्काई के अंदर बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। तो ये स्टार जो हैं इनका भी ओरिजिन हुआ है कभी ना कभी। और जो हमारी ये ब्यूटीफुल अर्थ है इसका भी कभी ना कभी ओरिजिन हुआ है। तो इसकी ओरिजिन को लेकर, अर्थ के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं। अभी तक करेक्ट किसी को भी नहीं पता है कि भाई उस टाइम पे क्या कुछ रहा होगा। ठीक है, और क्या कुछ घटित हुआ, इसके बारे में जो क्लियर इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं है। तो हम सिर्फ जो प्रूफ हैं, जो एविडेंस हैं, उनके हिसाब से हम एक आइडिया लगाते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका ओरिजिन इस तरह से हुआ होगा। ठीक है, जो भी हमारी रॉक्स हैं, रॉक्स के अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं तो उनकी स्टडी करते हैं हम, और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि भाई उनकी एज कितनी है, और फिर उसी हिसाब से जो कार्बन डेटिंग होती है उससे हम रॉक्स की जो टाइम पीरियड है उसका पता लगाते हैं। उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो सेल्स, जो फोसिल्स वगैरह जो पाया जाता है तो उसका पता लगाते हैं कि भाई ये कितना पुराना रहा है। देखो, जो इग्नियस सेल होती हैं उसके अंदर हमारा फोसिल्स नहीं पाया जाता है क्योंकि वो आपकी इंटीरियर पार्ट ऑफ द जो अर्थ है, तो उसमें जो लावा होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो लावा से आपकी इग्नियस रॉक्स बनती है, तो उसमें फोसिल्स नहीं पाया जाता है, उसमें आपकी लेयर्स पाई जाती हैं। दूसरा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनकी जो फॉर्मेशन है वो हमारी अर्थ सरफेस पे हुई है प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा, या फिर भाई मेनली तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स है उसी रीजन से आपकी जो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन हुई है। और जो भी फॉसिल्स उनके अंदर पाए जाते हैं तो उस हिसाब से हम ये आइडिया लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड पे इस टाइप के जो एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं या फिर वेजिटेशन है वो रही होगी। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी अर्थ है, अर्थ को लेकर कई सारी हाइपोथेसिस दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है और जो सबसे पहले दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? कांट के द्वारा दी गई थी। इमनुअल कांट के द्वारा दी गई थी। इन्होंने गैसियस थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी अर्थ है इसकी उत्पत्ति और जो आसपास इसके हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो गैसियस पिंडों से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने कांट ने जो थ्योरी दी थी, सबसे पहले जो अपने विचार रखे थे, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? आपका लाप्लास के द्वारा। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1796। यानी कि लाप्लास ने क्या किया?
जो कांट थे, कांट ने जो थ्योरी दी, गैसियस थ्योरी कह सकते हो या नेबुलर थ्योरी कह सकते हो, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर इन्होंने कुछ एडिटिंग की थी, उसका संशोधन किया था, और फिर इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो पब्लिश हुई थी 1796 में। तो जो नेबुलर थ्योरी है वो आपकी अपडेट हाइपोथेसिस है। हम हाइपोथेसिस इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि देखो, जो एक तो होती है थ्योरी और एक होता है आपका हाइपोथेसिस। थ्योरी क्या होती है? जो वैलिड होती है, यानी कि जिसका हमारे पास प्रूफ होता है और वो जर्नलाइजेशन हो जाता है उसका कि भाई ये सर्वे मान्य है, ठीक है, और उसका एक बेस होता है। लेकिन जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है? एक परिकल्पना होती है जिसमें सिर्फ हम एक आइडिया लगाते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, तो ये होती है हाइपोथेसिस। तो इसमें जो ये आपकी जो हाइपोथेसिस जो अपडेट की थी वो किसने की थी? लाप्लास ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार गैसीय थ्योरी भी होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा? कांट। और इसको याद रखने का एक तरीका है, गैसियस यानी कि गैस को हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो गैसियस थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? कांट ने दी थी। इसको अपडेट किसने किया था? 1796 में लाप्लास ने, ठीक है। किसने अपडेट किया था भाई? लाप्लास ने इसको अपडेट किया था। तो इससे अलग और भी कई सारी थ्योरीज हमारी जो मोल्टन चैम्बरलेन वगैरह ने दी थी। और एक आपकी द्वितारक थ्योरी भी आती है जिसमें एक पिंड से दूसरे पिंड के अलग होने की बात कही गई है। तो ऐसी बहुत सारी और भी जो हाइपोथेसिस हैं वो भी दी गई हैं, तो वहां से आप एक बार देख लेना। लेकिन ये जो थ्योरी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आती है बिग बैंग थ्योरी। मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में इसके जो फादर कहे जाते हैं बिग बैंग थ्योरी के, वो कौन है? जॉर्ज लीमेथर। कौन है भाई इसके जो फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी? ये सबसे वैलिड थ्योरी है हमारी, और इसको पूरे वर्ल्ड में आज तक वैलिड माना गया है। इससे अलग और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी अर्थ है जो उसका ओरिजिन इस बेस पे हुआ। तो ये सबसे वैलिड मानी जाती है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी, या फिर जो बिग बैंग थ्योरी है वाज गिवन बाय, भाई किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज ली मैथर। ये एक बेल्जियम कंट्री से एक प्रेस्ट थे जिन्होंने इसके अपने ब्याप पे ये थ्योरी दी थी, इसके बारे में बताया था। और ये जो थ्योरी है ये आपकी अपडेट हुई थी 1920 में। जो एडविन हब्बल हैं, एडविन हब्बल, ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एक नेम गिवन मिलेगा, एडविन हब्बल। 1920 में उन्होंने इसमें कुछ एडिटिंग की थी इस थ्योरी के अंदर। तो जो आपकी ये बिग बैंग थ्योरी है इसमें मेनली 3 स्टेज मानी गई हैं। पहली स्टेज में तो क्या बताया गया है कि भाई हमारा जो यूनिवर्स था वो यूनिवर्स सबसे पहले एक सिंगुलरिटी के रूप में था जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा थी, और इसके अंदर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा था, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। मतलब हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा बताया गया है इसके अंदर। तो दूसरी स्टेज में क्या होता है कि भाई इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, जब ये टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो इसमें ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो ये सिंगुलरिटी है पहली 3 मिनट्स के अंदर ही इससे जो परमाणु है उसकी संरचना होती है, यानी कि पदार्थ की संरचना होती है, और वही हमारा ट्रांसपेरेंट होके क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स का टाइम पीरियड था। ओनली 3 मिनट्स के अंदर ही जो है हमारा यूनिवर्स बन के तैयार हो गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है।
तो पहली स्टेज में तो सिंगुलरिटी के बारे में बताया गया है, इसके अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो डेंसिटी थी काफी ज्यादा थी, इनफाइनाइट थी। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, और तीसरी स्टेज में ब्लास्ट होके उससे उसका एक्सपेंड हुआ, ठीक है। और एक्सपेंड होने के बाद उससे क्या हो गया, जो हमारा ये यूनिवर्स था धीरे धीरे भाई ट्रांसपेरेंट बनता गया, एकदम से काफी तेजी से ये फैला। तो इसमें जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज क्या हैं, ये जो नेबुला, जो स्टार्टिंग होती है गैलेक्सी की, जो कि एक हीलियम गैस से बनी होती है, तो उसके अंदर जो स्टार्स हैं, स्टार्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई जब वो गैस कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई उसके अंदर, तो उससे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। तो जो हमारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी के बारे में इनको समझने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हो, जैसे कोई बैलून है, अगर उस बैलून को हम कुछ मार्क करेंगे उसके ऊपर और फिर उसको फुलाएंगे उस बैलून को, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो हम मार्क करेंगे उनका साइज भी बढ़ेगा, और उन पॉइंट्स के बीच में, उन मार्क के बीच में जो है गैप भी आपका वाइड होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो वो गैप बढ़ रहा है, सेम ऐसे जो हमारा यूनिवर्स है ये भी आपका आज के दिन भी एक्सपेंड हो रहा है। और जो गैलेक्सीज हैं, जैसे उसमें बताया गया कि भाई जो सिंबल है, सिंबल्स का जो साइन है, सॉरी जो सिंबल्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। बैलून के ऊपर जैसे आप हवा भरोगे बैलून के अंदर, तो उसके ऊपर जो सिंबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे साइज में। लेकिन जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो इसके अपोजिट है भाई। यहाँ पर ये जो तर्क है ये इसके पक्ष में नहीं है कि हम ये माने कि जैसे वो सिंबल बड़े हो रहे हैं ऐसे हमारी गैलेक्सीज भी फैल रही है। गैलेक्सीज नहीं फैल रही हैं, लेकिन गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्थिर संकल्पना। और ये जो संकल्पना दी थी, ये किसने दी थी, होयल ने, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, कई बार नेट में पूछा जा चुका है ये, कि जो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, होयल ने, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे स्टार्स की बात आती है भाई, जो स्टार्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। हाँ, एक बात और है यहाँ पर, एक मेन पॉइंट और है, जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले जो हमारा यूनिवर्स है इसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एज ऑफ द यूनिवर्स क्या है, तो जो एज ऑफ द यूनिवर्स है वो आपकी 13.7 बिलियन ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टार्स, हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, जो हमारे छोटी छोटी जो पुंज थी, नेबुलाज बनी जो, ठीक है। तो इन नेबुलाज, ये किसे बनी थी, हीलियम से बनी थी, इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और कई सारी चीजें थी। तो धीरे धीरे ये क्या होती गई, कंडेंस होती गई, और इनसे आपकी ग्रेविटी के कारण जो स्टार्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इसके बाद जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, जब ये जो ये थे स्टार्स थे, स्टार्स के चारों तरफ एक रोटेटिंग डिस्क डेवलप हुई ग्रेविटी के कारण, और वो उसके चारों तरफ रोटेट करने लगी, जो कि डस्ट और गैसेस वगैरह से बनी हुई थी। और धीरे धीरे फिर वो संघनित होके कठोर बनती गई, आपस में चिपकते गए वो, और उससे आपके प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी जो अर्थ है, इसकी फॉर्मेशन भी आपकी ऐसे ही मानी जाती है। फिर क्या हुआ भाई, जैसे हम अपनी अर्थ के बारे में डिस्कस करें कि जो हमारी अर्थ है उसके बीच में जो हैवी जो मटेरियल्स थे, आयरन वगैरह, वो आपके डिपॉजिट हो गए, फिर उससे हल्की लेयर, फिर उससे हल्की लेयर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उससे हमारी जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई, और हमारी अर्थ में 3 लेयर्स मानी जाती हैं। सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, उसके बाद आपकी मेंटल, और मेंटल के बाद कोर, और कोर को
और जो मेंटल है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो जो इनर कोर है वो हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है अर्थ का। ठीक है, जहां पर डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। तो भाई इन 3 लेयर्स की संरचना हुई और उससे हमारी अर्थ की फॉर्मेशन भी हुई। जो एक वीडियो हम अर्थ की स्पेशल इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में मैं बताऊंगा आपको वीडियो बना के, और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उनके बीच में जो डिस्कन्टिन्यूटी है, जैसे मोर डिस्कन्टिन्यूटी है आपकी, और लेमान है, केनार्ड कोनार्ड है, रैपिटी है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहां से भी आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कि भाई ये जो डिस्कंटिन्यूटी है ये कौन कौन सी लेयर्स के बीच में है। तो भाई हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। अब एक क्वेश्चन और आता है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका हो गया इनर प्लैनेट्स, या आप कह सकते हो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो इनर इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं भाई, जैसे जो हमारा सन है, सन के बाद जो हमारे 4 ग्रह हैं, ठीक है, उन 4 ग्रह के बाद जो हमारा सन है, सन के बाद हमारे जो मेनली जो उसके पास हैं, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, तो उसके बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। ठीक है, जिसमें एक स्पेस आ जाता है और उसमें सारे के सारे आपके एस्ट्रॉइड्स की पूरी बेल्ट मिलती है, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉइड्स आपके। तो उन एस्ट्रॉइड्स के अंदर, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स हमारे 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो रॉक पार्टिकल से हुई, मेटल से हुई है। ठीक है, तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। फिर उस बेल्ट के बाद जो हमारे 4 ग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो ग्रह हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका एसएससी में भी पूछ लिया जाता है, सीजीएल में भी पूछा जाता है, वही नेट में ही पूछा जाता है कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, या जो प्लैनेट का एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि ये कौन सा प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट के जो 4 प्लैनेट होंगे उनको गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि भाई उनकी जो संरचना हुई है, यानी कि उनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो रॉक पार्टिकल से नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि क्या था कि भाई देखो, जो सोलर विंड है, एक सोलर विंड के बारे में आपने सुना होगा कि जब ये प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम पे सभी प्लैनेट्स के ऊपर से सोलर विंड गुजरी काफी तेजी से। तो जो ये इनर प्लैनेट्स थे, इन इनर प्लैनेट्स के अंदर से जो भी सोलर विंड जो चली, तो उससे जो गैसियस वगैरह और जो धूल मिट्टी वगैरह जो कुछ भी था वो उसको अपने साथ उड़ा ले गई। तो उसमें बचा क्या, रॉक मटेरियल्स और जो मेटल्स थे। तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बाकी जो 4 प्लैनेट हैं उनकी डेंसिटी भी कम है, और जो ये इनर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो कम है भाई। तो और ज्यादातर उनके ऊपर गैस ही पाई जाती है, तो उनको आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है और गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। फिर भाई एक बात और आती है हमारी कि जो सन है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, सन और अर्थ के बीच में है 14 करोड़ 95 लाख और 98 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमारा अर्थ और सन के बीच में। अब जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लाइट ईयर के द्वारा। लाइट ईयर, और ये लाइट ईयर क्या होता है, जो सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, उनके द्वारा एक वर्ष के अंदर, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसके द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, और जो अर्थ और जो सन है
उसके बीच में जो ये डिस्टेंस है आपका, अगर लाइट के हिसाब से देखें तो 8 मिनट और 3 सेकेंड्स का डिफरेंस है, या डिस्टेंस कह सकते हो। यानी कि जो सन है, सन से जो अर्थ तक जो सनलाइट आती है, उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकेंड लगते हैं, 3 1। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये अगर लाइट के हिसाब से हम डिस्टेंस देखें तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मिनट और 3 सेकेंड का है। तो एक साल के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया जाता है आपका लाइट ईयर के द्वारा, यानी कि 1 लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर में मेजर करें, यानी कि जो लाइट है उसके द्वारा एक साल के अंदर कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.461 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12। ये जो है ये आपका 1 लाइट ईयर है, और ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा एसएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या मिलेगी आपको, जो 10 की पावर 12 दे रखा है, यहाँ पर चेंज मिल सकता है, या फिर मल्टीप्लाई 10 की जगह पे 9 हो सकता है, 4 हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। 9.46 भी याद रख लो, 1 की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 9.46 तक याद रख लोगे तो भी चल जाएगा। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ये क्या है हमारा, ये 1 लाइट ईयर है। ठीक है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे उसके बाद जितने किलोमीटर आते हैं हमारे टोटल, तो वो क्या आ जाएगा, 1 लाइट ईयर के इक्वल आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, ये भी काफी पूछा जाता है, व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, की जो अर्थ है उसकी एज क्या है। अर्थ की एज क्या है भाई, 4.54 बिलियन ईयर्स। 4.54 बिलियन ईयर्स, यानी कि अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई 4.54 बिलियन ईयर्स पहले हुई, इतनी पुरानी मानी जाती है हमारी अर्थ। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की कितनी है, 13.7 बिलियन ईयर्स। तो यहां तक भाई आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जैसे एक कॉमन क्वेश्चन मैं और भी बता देता हूं कि भाई जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट कब हुई, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि इतने टाइम पहले जो हमारे ये है लाइफ की शुरुआत हुई थी अर्थ के ऊपर, और वो किस फॉर्म में मानी जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की फॉर्म में मानी जाती है। यानी कि उसके हमें निक्षेप मिले हैं आज के टाइम पे भी, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है ओशियन के अंदर, तो उसकी शुरुआत आपकी 3.8 बिलियन ईयर्स पहले मानी जाती है। और जो आपका जो ह्यूमन बींग्स की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी लगभग 3.4 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारे जो ये थे आदि मानव थे, आदि मानव के भी जो पूर्वज थे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले, तो उस टाइम पे उसकी शुरुआत हुई थी। और जो प्रेजेंट का जो मनुष्य है, जो आधुनिक काल का जो मानव है, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 से 20,000 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका और भी आ सकता है भाई टाइम स्केल से। स्टार्ट में भी कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है भाई टाइम स्केल। टाइम स्केल क्या है, जो हमारी अर्थ का डिस्क्रिप्शन करता है कि भाई इस टाइम पीरियड में ये हुआ, इस टाइम पीरियड में ये हुआ, जैसे कार्बोनिक फोर्स में क्या हुआ। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर जो भी घटनाएं घटी, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स मानी जाती है। ठीक है, सबसे जो जैसे कोई एक क्षेत्र होता है, अक्षेत्र को मेजर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट है रीलम। ठीक है, तो इसी तरीके से जो टाइम है, टाइम को मापने के लिए सबसे जो छोटा जो ये आपका
टर्म है वो क्या है, इपोच। और इपोच से बड़ा है आपका पीरियड, पीरियड से बड़ा है एरा, एरा से बड़ा है इयोन्स। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, आपको कई बार सीक्वेंस में लगाना दे देंगे कि भाई आप इसको सीक्वेंस में लगाइए, तो ये मिसिंग मिलेंगे, आगे पीछे मिलेंगे आपको। तो सबसे जो छोटा है वो आपका इपोच है, उसके बाद आपका पीरियड आता है, पीरियड के बाद आपका एरा आता है, और उसके बाद इयोन्स आता है। अगर सबसे बड़ी यूनिट पूछी जाए आपसे कि टाइम को मेजर करने वाली जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी इयोन्स, ठीक है। और अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी इपोच, ठीक है। तो इसको याद रखना है भाई, सबसे पहले इपोच, फिर आपका पीरियड, और फिर आपका एरा, और फिर आपका इयोन्स। अब एक चीज और भी है भाई, जैसे हमने स्टार के बारे में बात की, प्लैनेट्स के बारे में बात की, अपनी अर्थ के बारे में बात की, तो जो हमारा मून है, मून को कैसे बोल सकते हैं भाई, तो जो मून है, मून की जो अ, शुरुआत मानी जाती है ओरिगन की, जो मतलब जो मून का जो ओरिगन हुआ था वो लगभग आपका 4.4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, ठीक है। मून का ओरिगन कब हुआ, 4.4 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। तो यहाँ पर जो मून है, मून की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे मानी जाती है कि भाई पहले क्या था, जैसे अर्थ है तो ऐसे ही एक डंबल की फॉर्म में, ठीक है, एक प्लानेट कह सकते हो आप, एक स्टार कह सकते हो, वो एक दो ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ था डंबल की तरह, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इससे टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, और इससे चांद की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि आपका मून बन गया, जिसको आप आजकल स्काई में देखते हो। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है भाई, दूसरी थ्योरी जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है कि भाई जो मून की फॉर्मेशन हुई है वो हमारी अर्थ से हुई है, और जहां से वो टुकड़ा टूट के अलग हुआ चांद के रूप में, मून के रूप में, वहां पे आज जो पैसिफिक ओशन है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, की पॉइंट्स थे आपके चैप्टर से, इसके द्वारा आप फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे थे इस चैप्टर से वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है भाई, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई अपनी जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखें, और मैं भी थोड़ा सा और कोशिश करूंगा कि भाई एक शॉर्ट टाइम में आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी बोर्ड पे मैंने लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो डाउट है वो लिख सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।